दुश्मन बनाने का अचूक तरीका और इससे कैसे बचें। जब थियोडोर रूजवेल्ट व्हाइट हाउस में थे तो उन्होंने स्वीकारा था कि अगर वे सिर्फ 75% मामलों में सही रहे तो अपनी आशाओं पर सबसे ज़्यादा खरे उतरेंगे। अगर 20वीं शताब्दी के एक सबसे ज़्यादा सफल इंसान की यह सबसे ऊंची रेटिंग की अपेक्षा थी तो आपका और मेरा क्या हाल होगा। अगर आप सिर्फ 55% मामलों में सही हो तो आप वॉल स्ट्रीट जाकर हर रोज $1 मिलियन कमा सकते हैं, और अगर आप 55% समय सही नहीं होते तो आपको दूसरों को गलत कहने का क्या अधिकार है। आप लोगों को अपनी नज़र से बोलने के अंदाज से उतनी ही जोर से गलत बता सकते हैं जितना अपने शब्दों से, और अगर आपने उन्हें गलत बताया तो क्या आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे आपसे सहमति रखें? कभी नहीं, क्योंकि आपने उनकी बुद्धि, उनके निर्णय, अभिमान और आत्मसम्मान पर गहरा प्रहार किया है। इस कारण से वे भी आपको कड़ा जवाब देंगे। इस प्रकार कभी भी वे अपनी सोच बदलने पर मजबूर नहीं होंगे। आप उन पर प्लेटो और इमैनुएल कांत के तर्कों की बौछार कर सकते हैं, पर आप कभी भी उनका नजरिया नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि आपने उनकी भावनाएं आहत की हैं। कभी भी यह घोषणा करके शुरुआत ना करें, मैं तुम्हें यह और यह सिद्ध करूंगा। यह सही नहीं है। यह कुछ इस तरह कहने जैसा होगा, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। मैं तुम्हें एक या दो चीजें बताऊंगा जिससे तुम्हारी सोच बदल जाएगी। यह एक चुनौती है, इससे विरोध जगता है और आपको सुनने वाला आपकी शुरुआत से पहले ही आपसे झगड़ने को तैयार हो जाता है। अच्छे माहौल में भी लोगों की सोच को बदलना मुश्किल होता है, तो इससे और मुश्किल क्यों बनाया जाए, अपने आप को और लाचार क्यों किया जाए। अगर आप कुछ सिद्ध करने जा रहे हैं तो किसी को पता न चलने दें। इसे इतने सूक्ष्म तरीके से, इतनी कुशलता से करें कि किसी को यह न लगे कि आप क्या कर रहे हैं। इस बात को अलेक्जेंडर पोप ने काफी अच्छे ढंग से कहा था। इंसानों को ऐसे सिखाएं जैसे सिखाया ना जा रहा हो। इंसानों को ऐसे सिखाएं जैसे सिखाया ना जा रहा हो। अनजान चीजें ऐसे बताएं जैसे उन्हें भूल गया हो। लगभग 300 साल पहले गैलीलियो ने कहा था, आप किसी आदमी को कुछ सिखा नहीं सकते, आप बस उसे वह चीज खुद पाने में मदद कर सकते हैं। जैसे लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने अपने बेटे से कहा था, दूसरे लोगों से ज्यादा समझदार बनो अगर बन सको, पर उन्हें कभी बताओ मत। सुकरात ने एथेंस में अपने अनुयायियों से बारंबार कहा था, मैं बस एक चीज जानता हूँ, वह यह कि मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा, मैं खुद को सुकरात से ज्यादा बुद्धिमान नहीं मानता, इसीलिए मैंने लोगों को यह बताना बंद कर दिया कि वे गलत है, और मैंने देखा कि इससे लाभ होता है। अगर कोई इंसान कोई ऐसी बात कहता है जो आपकी नजरों में गलत है, हाँ, यह जानते हुए कि वह गलत है, क्या कुछ इस तरह से कहना सही नहीं होगा? अच्छा, अब देखो, मैंने कुछ दूसरा सोचा था, पर शायद मैं गलत हो सकता हूँ। अक्सर मैं गलत होता हूँ, और अगर मैं गलत हूँ तो मैं इसे सही करना चाहता हूँ। चलो तथ्यों की जांच करते हैं। इस तरह की बातों में जादू है, जादू जैसा प्रभाव। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं अक्सर गलत होता हूँ। तथ्यों की जांच कर लेते हैं। न धरती पर और न स्वर्ग में कोई भी इंसान इस तरह की बात पर असहमति जाहिर करेगा। मैं गलत हो सकता हूँ, तथ्यों की जांच कर लेते हैं। मेरी क्लास में एक सदस्य था जो ग्राहकों से बात करते समय यह तरीका अपनाता था। वह मोन्टाना के बिलिंग्स में एक डॉज डीलर था और उसका नाम था हैरोल्ड रेनके। उसने बताया कि ऑटोमोबाइल बिजनेस में दबाव के कारण वह ग्राहकों की शिकायत सुनते समय अक्सर उबल पड़ता था। इससे उसे बदले में गुस्से का सामना, बिजनेस का नुकसान और झगड़े का सामना करना पड़ता था। उसने अपनी क्लास में बताया, यह समझने के बाद कि इस कारण से मैं तरक्की नहीं कर पा रहा था, मैंने एक नया तरीका अपनाया। मैं कुछ तरह से कहने लगा, हमारी डीलरशिप ने इतनी गलतियां की है कि मुझे शर्मिंदगी होती है। हमने आपके मामले में भी गलती की हो, इस बारे में बताइए। इस तरीके से मामला हल्का हो जाता और जब तक ग्राहक अपना गुस्सा निकालता तब तक वह मामला सुलझाने के लिए ज़्यादा झुकने को तैयार हो जाता। दरअसल कई ग्राहकों ने मुझे ऐसा व्यवहार करने के लिए शुक्रिया अदा किया है। उनमें से 2 लोग तो अपने दोस्त को भी कारें खरीदने के लिए लेकर आए। इस प्रतियोगी माहौल में हमें इस तरह के ग्राहक और ज़्यादा चाहिए, और मुझे लगता है कि ग्राहकों के नज़रिए के प्रति सम्मान दिखाने से और उसे समझदारी से बर्ताव करने से हम प्रतियोगिता में आगे रहेंगे। अगर आप स्वीकार करते हैं कि आपसे गलती हो सकती है तो आप कभी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। इससे सारी बहस रुक जाएगी और आपके विपक्षी भी न्यायपूर्ण, खुले दिमाग वाला और सुलझे होने की प्रेरणा मिलेगी। इससे वह स्वीकार कर पाएगा कि वह भी गलत हो सकता है। अगर आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई इंसान गलत है और आप उसे मुंह पर यह बात बता देते हैं तो क्या होता है, मुझे समझाने दे। एक युवा न्यूयॉर्क में अटॉर्नी मिस्टर एस ने एक बार यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में एक काफ़ी महत्वपूर्ण केस लड़ा था।
लस्टगर्टेन और फ्लीट कॉरपोरेशन के मध्य 280 यूएस 320 बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने कहा, नौसेना नियम के परिसीमा का अधिनियम 6 साल है ना? मिस्टर एस रुके। उन्होंने न्यायाधीश को एक पल के लिए देखा और तपाक से बोले, योर ऑनर, नौसेना के परिसीमा का कोई अधिनियम नहीं है। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मिस्टर एस ने यह अनुभव बताते समय क्लास में कहा और कमरे का तापमान 0 डिग्री पहुंच गया। मैं सही था, जज साहब गलत थे और मैंने उन्हें यह बता दिया। पर क्या इससे उनके मन में मेरे लिए मित्रता का भाव आया? नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि कानून मेरी तरफ था और मैं जानता हूँ कि मैं पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से बोला, पर मैं उनको मना नहीं पाया। मैंने एक विद्वान और प्रसिद्ध इंसान को गलत बताने की बड़ी भूल कर दी थी। बहुत कम लोग तार्किक होते हैं। हम में से अधिकतर लोग पूर्वाग्रह और पक्षपात से भरे होते हैं। हम में से ज़्यादा लोग पहले से बनाई सोच, ईर्ष्या, संदेह, डर, जलन और अहंकार से छलकते रहते हैं और अधिकतर नागरिक अपने धर्म, बालों की स्टाइल, कम्युनिज्म और फेवरेट मूवी स्टार के बारे में अपने विचार बदलना नहीं चाहते। इसीलिए अगर आप में लोगों को गलत बताने की प्रवृत्ति है तो इस परिच्छेद को हर सुबह ब्रेकफास्ट से पहले पढ़ें। यह जेम्स हार्वे रॉबिन्सन की अर्थपूर्ण किताब द माइंड इन द मेकिंग से लिया गया है। हम कई बार बिना किसी प्रतिरोध या कड़वी भावना के अपनी सोच बदल लेते हैं, पर अगर हमें गलत बताया जाता है तो हमें यह बात पसंद नहीं आती और हम अड़ जाते हैं। हम अपनी धारणा बनाते समय भले ही कितने असावधान रहे हों, पर अगर कोई हमें उनसे अलग करना चाहे तो हम उनके लिए अजीबोगरीब जोश से भर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें उस आइडिया से बेहद प्यार है, हमें प्यार है आत्मसम्मान से, जो खतरे में पड़ जाता है। मानवीय मामलों में मेरा शब्द सबसे जरूरी होता है और इससे ठीक बर्ताव करना समझदारी की शुरुआत है। इसमें वही ताकत है, भले ही मेरे डिनर, मेरे कुत्ते, मेरे घर, मेरे पिता, मेरे देश या मेरे भगवान की बात हो रही हो। हम सिर्फ यह आरोप पसंद नहीं करते कि हमारी घड़ी गलत है, हमारी कार खराब है, पर हमें यह भी पसंद नहीं आता कि मार्स की नहरों के बारे में हमारी सोच, एपिटेक्टस का हमारा उच्चारण, हमारे हिसाब से साइलिसिन का चिकित्सीय महत्व और सार्गन 1 की तिथि भी दोहराने के लायक है। जिस चीज़ को हमने सही माना है, हम उस पर विश्वास करते रहना चाहते हैं और उस पर किसी के शंका करने से हमें प्रतिरोध पैदा होता है, जिस कारण से हम उस पर टिके रहने का हर बहाना ढूंढते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारी तथाकथित तर्क क्षमता हमेशा तर्क खोजने में लगी रहती है ताकि हम पुराने विश्वास पर कायम रहें। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने अपनी किताब ऑन बिकमिंग ए पर्सन में लिखा है, मुझे इस बात से काफ़ी लाभ मिलता है जब मैं खुद को दूसरे इंसान को समझने की अनुमति देता हूँ। मैंने जिस तरह से बात लिखी है वह आपको अजीब लग सकती है। क्या खुद को दूसरों को समझने की अनुमति देना जरूरी है? मुझे लगता है यह है। दूसरों की बातें सुनकर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है कि हम उसे समझने के बदले सही या गलत ठहराने लगते हैं। जब कोई अपनी भावना, धारणा या बात व्यक्त करता है, हमारी प्रवृत्ति उसे तुरंत सही, मूर्खतापूर्ण, असम्मानित, अतार्किक या गलत ठहराने लगती है। शायद ही हम कभी खुद को यह समझाने की अनुमति देते हैं कि उस बात का उस इंसान के लिए क्या मतलब है। एक बार मैंने घर के पर्दे लगवाने के लिए एक इंटीरियर डेकोरेटर की सेवा ली। जब बिल आया तो मैं चकरा गया। कुछ दिनों बाद मेरे घर एक दोस्त आए और उसने पर्दे देखे। जब मैंने पर्दों की कीमत बताई तो उसने जीत के स्वर में कहा, क्या, बहुत बेकार, मुझे लगता है इसने तुम्हें ठग लिया। सही, हाँ, उसने सही कहा था, पर बहुत कम लोग यह सच सुनना चाहते हैं जो उनके निर्णयों पर सवाल उठाते हैं। इसीलिए इंसान होने के नाते मैंने अपना बचाव किया। मैंने कहा कि सबसे अच्छा सामान ही आखिरकार सस्ता पड़ता है और मोल भाव के दाम पर कोई इंसान क्वालिटी और ऊंचा टेस्ट नहीं पा सकता। अगले दिन एक दूसरा दोस्त आया, उसने पर्दों की तारीफ की और उत्साह से पूछा, क्या वह ऐसे पर्दे अपने घर में लगा सकता है? मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। सच कहूँ तो मैंने कहा, यह मेरी जेब से भी बाहर है, मैंने बहुत ज़्यादा पैसे दिए, मुझे दुख है कि मैंने उन्हें खरीदा। जब हम गलत हैं तो हम उन्हें खुद स्वीकार कर सकते हैं अगर हमारे साथ प्यार से पेश आया जाए, जो हम यह दूसरों के सामने भी स्वीकार कर सकते हैं और खुद के साहसी और खुले दिमाग के होने पर भी गर्व कर सकते हैं। पर हम ऐसा नहीं करते अगर कोई हमारे गले के तथ्य घोटने की कोशिश कर रहा हो। होरेस ग्रेली सिविल वार के समय अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध एडिटर लिंकन की नीतियों से सहमति नहीं रखते थे। उन्हें लगा कि बहस, मजाक और निंदा की कैंपेन चलाकर वे लिंकन को अपनी सोच में ढाल सकते थे। वे महीनों और सालों तक अपनी कैंपेन चलाते रहे। दरअसल जिस रात लिंकन पर बूथ ने गोली चलाई, उसी रात उन्होंने लिंकन पर एक क्रूर, कड़वा, व्यंग से भरा और निजी हमला किया था।
पर क्या इस कड़वेपन ने लिंकन को ग्रीली से सहमति रखने की तरफ सफलता दिलाई? बिल्कुल नहीं। मजाक उड़ाने और निंदा करने से यह कभी हासिल नहीं होती। अगर आप लोगों से बर्ताव करने, अपना प्रबंध करने और अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए कुछ अच्छी सलाहें चाहते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा पढ़ें। यह अमेरिकी साहित्य का क्लासिक है और अब तक की एक सबसे अच्छी जीवन की कहानी है। बेन फ्रैंकलिन बताते हैं कि कैसे उन्होंने बहस करने की बेकार आदत से छुटकारा पाया और अपने आप को अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा सक्षम, समझदार और कूटनीतिक आदमी बनाया। एक बार जब बेन फ्रैंकलिन युवा थे, एक पुराना क्विकर दोस्त उन्हें अलग ले गया और उसने उन्हें कुछ कड़वे सच बोले जो कुछ इस तरह थे। बेन, तुम नामुमकिन हो। जो भी इंसान तुमसे असहमत होता है उसके लिए तुम्हारे विचार थप्पड़ की तरह होते हैं। वे इतने आक्रामक हो गए हैं कि कोई उनकी परवाह नहीं करता। तुम्हारे दोस्त ज़्यादा खुश होते हैं जब तुम आसपास नहीं होते हो। तुम इतना अधिक जानते हो कि कोई तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। सच में कोई इंसान कोशिश भी नहीं करेगा क्योंकि इससे सिर्फ परेशानी और दिक्कत पैदा होगी। इसीलिए तुम्हारी कुछ और सीखने की उम्मीद खत्म हो गई है। बेन फ्रैंकलिन की एक सबसे अच्छी बात यह थी कि वे आलोचना को समझदारी से ग्रहण करते थे। वे इतने बड़े और समझदार थे कि इस आलोचना में सच देख सकते थे और महसूस कर सकते थे कि इससे वे असफल और सामाजिक रूप से असफल हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने अपने तरीकों में बदलाव लाना शुरू कर दिया। मैंने इसे एक नियम बना लिया, फ्रैंकलिन ने कहा, कि मैं कभी भी दूसरों की भावनाओं के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा और अपनी सोच दूसरों पर नहीं थोपूंगा। मैंने अपनी भाषा से हर उस शब्द को हटा दिया जो कठोर विचार का संकेत करते थे, जैसे निश्चित है, बेशक, आदि और उनके बदले मैं मानता हूँ, मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है या फिर फिलहाल मेरी यह सोच है जैसे शब्दों को मैंने अपना लिया। कोई और इंसान ऐसी बात बताता था तो मेरी नज़र में मैं उसको गलत कहने का या उसके तर्क में कमी दिखाने का आनंद नहीं उठाता था और मेरा जवाब होता था कि कुछ मामलों में या परिस्थितियों में उसकी बात सही हो सकती है, पर इस मामले में इस पर फिर से सोचने की ज़रूरत है। इसका फ़ायदा यह हुआ कि मेरी लोगों से बातचीत ज़्यादा आनंददायक हो गई। जिस विनम्रता से मैं अपनी बात रखता था उससे बहसें कम हो गई और सहमति बढ़ गई। गलत सिद्ध होने पर मुझे कम बुरा लगता था और मैं दूसरों के गलत और अपने सही होने पर उन्हें ज़्यादा आसानी से अपनी तरफ ले आता था। इस तरीके से अपनी बात रखते समय मेरा आक्रामक रूप कम होता गया और मेरा नया तरीका इतना स्वाभाविक हो गया कि पिछले 50 सालों में आज तक किसी ने मेरे मुंह से कोई भारी बात नहीं सुनी होगी और इस आदत मेरे चरित्र की अखंडता के अलावा को श्रेय जाता है कि जब भी मैं नए संगठनों का प्रस्ताव रखता हूँ या पुरानों में बदलाव चाहता हूँ तो मेरी बात का मेरे अपने साथी नागरिकों पर इतना प्रभाव पड़ता है और एक अच्छा वक्ता न होने और अपनी भाषा पर अधिकार न होने के बावजूद मैं पब्लिक काउंसिलों में अपनी बात रख पाता हूँ। बेन फ्रैंकलिन के तरीके बिजनेस में कैसे काम करते हैं, 2 उदाहरण लेते हैं। नॉर्थ कैरोलिना के किंग्स माउंटेन की कैथरीन ए अल्फ्रेड एक कपड़े प्रोसेस करने वाले प्लांट की इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सुपरवाइजर हैं। उन्होंने हमारी क्लास में बताया कि यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद कैसे उन्होंने एक संवेदनशील समस्या को सुलझाया। उन्होंने बताया, मेरी जिम्मेदारी का एक हिस्सा यह है कि मैं अपने ऑपरेटरों के लिए सिस्टम और स्टैंडर्ड का ख्याल रखती हूँ ताकि वे ज़्यादा कपड़ा बनाकर उनके लिए ज़्यादा पैसा ले आ सकें। जब हमारे पास सिर्फ 2 या 3 तरह के कपड़े थे तब यह सिस्टम अच्छा काम कर रहा था, पर हाल में हमने 12 तरह के कपड़े के लिए क्षमता विकसित कर ली थी। हमारा वर्तमान सिस्टम ऑपरेटर को अच्छे पैसे देने के लिए और ज़्यादा निर्माण के लिए भत्ता देने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैंने एक नया सिस्टम बनाया जो हमें ऑपरेटर को उसके द्वारा बनाए गए कपड़े की गुणवत्ता के हिसाब से पैसे देता था। इस सिस्टम के साथ मैं एक मीटिंग में पूरे विश्वास के साथ पहुंची कि मेरा तरीका सही है। मैंने उन्हें बताया कि वे कैसे गलत थे और वे कैसे न्यायपूर्ण नहीं हो रहे थे और कैसे मेरे पास सही जवाब है। मैं बुरी तरह से असफल रही। मैं अपने सिस्टम के बचाव में इतनी व्यस्त हो गई कि मैंने उनके पास अपनी गलती मानने के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। वह मामला वहीं रह गया। इस कोर्स की कई क्लासें करने के बाद मैंने महसूस किया कि मुझसे कहाँ गलतियाँ हुई है। मैंने दूसरी मीटिंग बुलाई और इस बार उनसे पूछा कि उन्हें कहाँ गलतियाँ महसूस हो रही है। हमने हर बिंदु पर बात की और मैंने उनसे उनका नज़रिया मांगा कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मीटिंग के अंत में मैंने अपना सिस्टम प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने उत्साह से मान लिया। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि दूसरे इंसान को मुंह पर गलत बताने से कुछ भी अच्छा नहीं होता है और काफ़ी नुकसान होता है। आप ऐसा करके सिर्फ उस इंसान के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं और उस बातचीत में अनचाहा मेहमान बनते हैं।
अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। याद रखिए कि यह उदाहरण मैं हजारों लोगों के अनुभव से ला रहा हूँ। आरवी क्रॉली न्यूयॉर्क की एक लंबर कंपनी में सेल्समैन थे। क्रॉली ने स्वीकार किया कि वे सालों से लंबर इंस्पेक्टरों को बताते आ रहे थे कि वे गलत हैं और उन्होंने बहस जीती भी थी, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। मिस्टर क्रॉली ने कहा, वे लंबर इंस्पेक्टर बेसबॉल एम्पायर की तरह होते हैं, एक बार फैसला होने के बाद वे उन्हें कभी नहीं बदलते। मिस्टर क्रॉली ने देखा कि उनकी जीती गई बहसों के कारण उनकी फर्म हजारों डॉलर का नुकसान उठा रही थी। इसीलिए मेरा कोर्स लेने के दौरान उन्होंने बहस न करने और अपने तरीके बदलने का फैसला किया। क्या परिणाम आए? यहाँ वह कहानी है जो उन्होंने क्लास के सदस्यों को बताई। एक दिन मेरे ऑफिस में फ़ोन बजा। एक आदमी ने गुस्से में बताया कि हमने उसके प्लांट में लंबर भरी एक कार भेजी थी जो बिल्कुल बेकार है। उसकी फर्म ने लंबर उतारना बंद कर दिया था और उसका निवेदन था कि उनके यार्ड में स्टॉक को तुरंत हटा लिया जाए। जब लगभग 1/4 लंबर उतार चुका था, उनके लंबर इंस्पेक्टर ने कहा कि लंबर ग्रेड के 55% कम था। इन परिस्थितियों में उन्होंने इसे लेने से इनकार कर लिया। मैं तुरंत इस प्लांट के लिए निकल पड़ा और मन में सोचने लगा कि इस स्थिति में सबसे अच्छे तरीके से कैसे निपटा जाए। साधारणतः ऐसी परिस्थितियों में लंबर इंस्पेक्टर के साथ अपने अनुभव और जानकारी के अनुसार मुझे लंबर इंस्पेक्टर को यह समझाने के लिए लंबर ग्रेड के अनुसार था और वह इंस्पेक्शन में नियमों को पलट रहा था। मुझे ग्रेडिंग नियम बताने चाहिए थे, पर मैंने सोचा कि मैं ट्रेनिंग में सीखे नियमों का इस्तेमाल करूंगा। जब मैं प्लांट पर पहुंचा, मुझे परचेजिंग एजेंट और लंबर इंस्पेक्टर झगड़े और बहस करने के अंदाज में मिले। हम उस कार के पास गए जिससे सामान उतर रहा था और मैंने उससे निवेदन किया कि वे सामान को वैसे ही उतरने दे ताकि मैं स्थिति समझ सकूं। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि वह रिजेक्ट वाले सामान को अलग हटाए, जैसे वह करता आ रहा था, और अच्छे टुकड़ों को अलग जगह डाले। उसको थोड़ी देर देखने के बाद मैं समझा कि वह कुछ ज्यादा ही कड़ाई से नियमों का पालन कर रहा था और नियमों को गलत ढंग से अपना रहा था। एक लंबर व्हाइट पाइन था और मैं जानता था कि इंस्पेक्टर को हार्डवुड की जानकारी थी, पर वह व्हाइट पाइन के बारे में उतना सक्षम नहीं था। व्हाइट पाइन के बारे में मैं विशेषज्ञ था, पर क्या मैंने उसके निर्णय लेने के तरीके पर सवाल उठाया? बिल्कुल भी नहीं। मैं देखता रहा और धीरे धीरे पूछने लगा कि कुछ टुकड़े संतोषजनक क्यों नहीं थे। मैंने एक भी बार ऐसा इशारा नहीं किया कि इंस्पेक्टर गलत था। मैंने इस बात पर जोर दिया कि मैं सिर्फ इसलिए चीज़ें जानना चाहता हूँ ताकि उसकी फर्म को वह सामान दे सकूँ जो वह चाहता है। एक दोस्ताना तरीके से सवाल पूछने और उसे यह बताने से कि वह असंतोषजनक टुकड़ों को निकालकर अच्छा कर रहा था, उसका स्वभाव थोड़ा बदला और हम दोनों के बीच कड़वापन थोड़ा कम हो गया। सावधानी से कही गई मेरी एक बात ने उसके दिमाग में यह संभावना पैदा की कि उसको दिया जाने वाला लंबर अच्छी क्वालिटी का था और उसके द्वारा मांगी गई क्वालिटी ज़्यादा दामों पर मिल सकती थी। मैंने इस बात का ख्याल रखा कि उसे यह न लगे कि मैं मामले को बिगाड़ रहा हूँ। धीरे धीरे उसका नज़रिया बदल गया। उसने अंत में स्वीकार किया कि उसे व्हाइट पाइन में ज़्यादा अनुभव नहीं था और हर टुकड़े के कार से निकलने पर मुझसे सवाल करने लगा और मैं बताने लगा कि कैसे हर टुकड़ा बताए गए ग्रेड के हिसाब से था। पर साथ ही मैंने यह कहा कि अगर उसे यह अयोग्य लगे तो उसे यह नहीं लेना चाहिए। अंत में उसने देखा कि गलती उससे हो रही है क्योंकि उसने जरूरत के हिसाब से ग्रेड नहीं बताया था। अंतिम परिणाम यह रहा कि उसने पूरे कारडोल को फिर से परखा और मेरे जाने के बाद उसने पूरा सामान स्वीकार किया और मुझे पूरा दाम दिया। सिर्फ उस एक घटना में थोड़ी समझदारी, थोड़ी सूझबूझ और दूसरे इंसान को गलत बताने की आदत से दूर रहने के कारण मैंने अपनी कंपनी के लिए ढेर सारे पैसे बचाए और इस इंसान की दोस्ती पाने की जो कीमत लगाई जाए वह कम है। मार्टिन लूथर किंग से पूछा गया कि शांतिप्रिय होने के बावजूद वे देश के सबसे बड़े ब्लैक ऑफिसर एयरफोर्स जनरल डेनियर चेम्पी जेम्स के प्रशंसक कैसे हो सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं लोगों को उनके सिद्धांतों से मापता हूँ, अपने सिद्धांतों से नहीं। ठीक इसी तरह से जनरल रॉबर्ट ईली ने एक बार कॉन्फेडरेसी के प्रेसिडेंट जेफरसन डेविस से अपने कमांड के एक ऑफिसर के बारे में बड़ी गर्मजोशी से बात की। वहां उपस्थित दूसरा ऑफिसर चकित रह गया। उसने कहा, जनरल, क्या आप नहीं जानते कि जिस आदमी की आपने तारीफ की वह आपकी बहुत ज़्यादा निंदा करता है? हाँ, जनरल ली ने कहा। हाँ, पर प्रेसिडेंट मेरा उसके बारे में नज़रिया पूछ रहे थे, उसका मेरे बारे में नज़रिया नहीं पूछ रहे थे। वैसे मैं इस चैप्टर में कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। 2000 साल पहले जीसस ने कहा था, अपने विपक्षी से तुरंत सहमति बना लो। क्राइस्ट के जन्म के 2200 साल पहले इजिप्ट के किंग अखोटी ने अपने बेटे को एक समझदार सलाह दी, एक ऐसी सलाह जिसकी आज जरूरत है। व्यवहार कुशल बनो, किंग ने सलाह दी, इससे तुम्हें अपनी बात समझाने में मदद मिलेगी। दूसरे शब्दों में, अपने कस्टमर या पत्नी या प्रतियोगी से बहस न करें,
उन्हें ये न बताएं कि वे गलत हैं, उन्हें गुस्सा न दिलाएं, थोड़े व्यवहार कुशल बने, दूसरे इंसान के नजरिए के प्रति सम्मान दिखाएं, कभी न कहें आप गलत हैं।